तो कहानी की शुरुआत में हम जापान के सबसे मशहूर प्रोग्रामर को देखते हैं। उसका एक ही मकसद है कि उसे एक ऐसी गेम को क्रिएट करना है जो कि बीजीएमआई की टक्कर की हो। उसे फ्री फायर खेलना काफी ज्यादा पसंद था। उसके बाद वो अपने ऑफिस से बाहर निकलता है कॉफी लेने के लिए, क्योंकि आज पूरी की पूरी रात उसे प्रोग्रामिंग ही करनी है। पर इतने में हम देखते हैं कि पीछे से कुछ बीजीएमआई वाले लौंडे आते हैं और अपनी गाड़ी से उसे ठोक देते हैं। अगले ही पल जैसे उसकी आंखें खुलती है वो देखता है कि वो तो एक नए वर्ल्ड में रीइंकार्नेट हो चुका है। अब वो एक बच्चे के रूप में रीइंकार्नेट हो चुका है और उसका नाम अर्नेस्ट है। ये पूरी की पूरी दुनिया मैजिकल बीस्ट से घिरी पड़ी है। वो एक शाही खानदान में पैदा होता है। इतने में हम देखते हैं कि वो लोग किंगडम की ओर आगे बढ़े थे, पर तभी वहाँ पर एक अजीब सा मच्छर मॉन्स्टर आ चुका था और वो उन्हें मारना शुरू कर देता है। इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर अर्नेस्ट की मदर भी थी, जिसका नाम की सेलेस्टिया था, और उसके ग्रैंडफादर भी काफी मशहूर मैजिशियन थे। वो अपनी बग्गी से बाहर निकलते हैं और उस मच्छर मॉन्स्टर को पेलना शुरू करते हैं। और उसकी मदर भी कम नहीं थी, उसके पास मैजिकल पावर थी। वो अपनी वॉन्ड निकालती है और उसके बाद मच्छर मॉन्स्टर को पेलना शुरू करती है। पर जब उनका ध्यान नहीं था, एक मच्छर मॉन्स्टर आकर उस बग्गी को ही पेल देता है, जिसके अंदर की वो बच्चा अर्नेस्ट था। उसके बाद वो मच्छर मॉन्स्टर से मारने वाला था, पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक रोबोटिक नाइट आ चुका था और वो रोबोटिक नाइट बड़े ही आराम से अर्नेस्ट की जान को बचा लेता है। उसके बाद वो एक एक करके उस मच्छर मॉन्स्टर पर हथौड़े मारना शुरू करता है। और इस दुनिया के अंदर सोल्जर के रूप में यही मैजिकल नाइट होते हैं, जो कि पूरी की पूरी दुनिया को सुरक्षा प्रदान करते हैं। और हम देखते हैं कि अर्नेस्ट उस रोबोटिक नाइट को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुका था और अब उसका एक ही मिशन है कि उसे कैसे भी करके बड़े होकर रोबोटिक नाइट बनना है। उसके बाद वो उसे ताड़ना शुरू करता है और अपने मन में बोलता है मैं तो यही बनने वाला हूँ। पर इतने में रोबोटिक नाइट का कैप्टन, जिसका नाम की मैथियस था, वो उसके पास आता है और बोलता है बच्चे, अगर तुम्हें रोबोटिक नाइट बनना है तो तुम्हें काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अबे मुझे मत दिखा, मैं सीरीज का एमसी हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि वो तो कुछ ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुका था। अब उसे कैसे भी करके रोबोटिक नाइट जो बनना था। उसके बाद वो लाइब्रेरी को चाट लेता है और हर एक दिन तकरीबन 10-10 बुक को पढ़ता है, ताकि वो आने वाले दिनों में रोबोटिक नाइट बन सके। अब वो काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है, इसीलिए उसके पास एक वॉन्ड भी आ चुकी है और अब तो वो मैजिक का भी यूज कर सकता है। उसके बाद वो काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था। उसने तकरीबन 3 साल तक सिर्फ और सिर्फ मैजिक की जानकारी प्रदान की है। उसके बाद वो अपने घर से बाहर निकलता है, पर तभी वो देखता है कि कुछ बच्चे अचानक से छत से गिरने वाले थे। पर तभी वहाँ पर अर्नेस्ट आता है और अपने मैजिकल पावर से उसे बचा लेता है। वहाँ पर एक लड़की थी जिसका नाम की एडी था और एडी तो अर्नेस्ट के प्यार में बिल्कुल पागल हो चुकी थी। वहाँ पर एक और बच्चा आता है जिसका नाम की आर्की था। ये दोनों भाई बहन थे और अब वो लोग रोबोटिक एकेडमी जा रहे थे, ताकि वो लोग भी बड़े होकर रोबोटिक नाइट बन सके। पर अर्नेस्ट का मानना ये था कि उसके पास काफी सारा दिमाग है, इसीलिए उसे रोबोटिक नाइट की नर्सरी कॉलेज में नहीं बल्कि कॉलेज में पढ़ना होगा, ताकि वो जल्दी से जल्दी अपने सपने को पूरा कर सके और रोबोटिक नाइट बन सके। पर टीचर उसे एक झापड़ मारकर नीचे बिठा देते हैं, क्योंकि अभी वो सिर्फ और सिर्फ एक बच्चा ही है और अभी तो उसकी स्वाड भी बड़ी नहीं हुई है, इसीलिए ना चाहते हुए भी उसे अभी नर्सरी में ही पढ़ना होगा। हम देखते हैं कि लंच के समय वो लोग काफी ज्यादा दुखी बैठे हुए थे। अर्नेस्ट को अपने अंदर से अचानक से मोटिवेशन आती है और बोलता है हाँ मैं कॉलेज में जाकर रहूंगा। पर इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ लूजर बच्चे आ चुके थे, जो कि एक मोटू बच्चे को काफी ज्यादा बुल्ली करे थे। दरअसल लोगों ने उस मोटे बच्चे का हथौड़ा चुराया था और जो वो मोटू बच्चा होता है वो एक बौना होता है। उसके बाद अर्नेस्ट उसके पास जाता है और बोलता है मैं तुम्हारी मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। वो जल्दी से उन बुली लड़कों के पास जाता है और एक ही झटके में सभी के सभी बुली लड़कों को ठोक देता है। हम देखते हैं कि वो बौना लड़का शुक्रिया कहने के लिए उन लोगों को अपने फादर के पास ले जाता है। अर्नेस्ट ये देखता है कि ये तो काफी अच्छा मौका है, क्योंकि पूरी की पूरी दुनिया में जो बौने होते हैं वो काफी सही हथियार को क्रिएट करते हैं। वो अपनी मैजिकल वॉन्ड को एक गन में कन्वर्ट कर देता है। हम देखते हैं कि वहाँ पर तो उन लोगों का सिलेक्शन एग्जाम चल रहा था और जो कोई भी अपनी मैजिकल पावर से एम को पेल देगा वो सीधा ही मैजिकल एकेडमी में जाने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। पर तभी वहाँ पर अर्नेस्ट आता है, बोलता है मुझे नर्सरी में नहीं बल्कि कॉलेज में पढ़ना है। वो बंदा बोलता है बच्चे, अगर तूने इनमें से एक भी एम को तोड़ लिया तो तू कॉलेज जाने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। पर तभी अर्नेस्ट अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करता है और अपनी मैजिकल गन से एक के बाद एक करके लगभग 5 एम को बिल्कुल तोड़ देता है। और सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे, यानी कि अब जो अर्नेस्ट है वो एलिजिबल हो चुका है मैजिकल एकेडमी के कॉलेज में पढ़ने के लिए। भले ही जो अर्नेस्ट है वो काफी ज्यादा छोटा है, पर उसके पास काफी ज्यादा दिमाग है और साथ ही साथ में उसके पास काफी फिजिकल एट्रीब्यूट्स भी है। उसके बाद वो अपने सपने यानी कि रोबोटिक नाइट्स को निहारना शुरू करता है। उसे रोबोटिक नाइट्स के बारे में काफी जानकारी थी। उसके बाद वो दिन आ चुका था जिस दिन की वो सभी के सभी लोग एक नए मिशन की ओर जाने वाले थे। हम देखते हैं कि उनके पीछे पीछे काफी सीनियर नाइट्स भी जा रहे थे और वहाँ पर तो काफी लोग मैजिकल एकेडमी के बच्चे भी जा रहे थे। उन लोगों का एक ही मकसद था ताकि वो लोग जंगल को एक्सप्लोर कर सके। इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर अर्नेस्ट की बहन भी आती है जिसका नाम की स्टेफ था। अर्नेस्ट ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। उसके बाद वो रोबोटिक नाइट्स के पास जाता है ताकि वो उनके बारे में थोड़ी और ज्यादा जानकारी कलेक्ट कर सके। वहाँ पर एक पायलट आ चुका था जिसका नाम की एडगर था। एडगर अर्नेस्ट को रोबोटिक
नाइट्स के बारे में काफी कुछ जानकारी देता है। पर इतने में हम लोग देखते हैं कि वो लोग नोटिस करते हैं कि उन लोगों के पीछे कुछ छुछुंदर मॉन्स्टर आ रहे हैं ताकि वो उन सभी को खत्म कर पाए। पर समय रहते स्काउट टीम ने इस चीज को देख लिया था, इसीलिए सभी के सभी बच्चों को वहाँ से निकाल देते हैं और बाकी सभी सीनियर नाइट्स उन्हें मारने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके थे। सभी के सभी बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं, पर कुछ सीनियर नाइट्स जैसे कि एडगर और बाकी कुछ लोग वहाँ पर जाना शुरू करते हैं और एक के बाद एक करके उन छुछुंदरों को पिलना शुरू करते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि वो छुछुंदर तो कुछ भी नहीं थे, वहाँ पर इस दुनिया का एक बहुत खतरनाक एस रैंक का प्राणी आ चुका था जिसका नाम की गॉडजिला था। और गॉडजिला के पास काफी तगड़ी सी पावर होती है। ये रोबोटिक नाइट्स भी गॉडजिला को आसानी से नहीं खत्म कर सकते और अब किंगडम में अफरा तफरी शुरू हो चुकी थी। किसी को भी कुछ भी समझना था कि आखिरकार वो लोग गॉडजिला मॉन्स्टर को कैसे खत्म करने वाले हैं। उसके बाद वो लोग जैसे तैसे करके अपने सीनियर नाइट्स को गॉडजिला को खत्म करने का ऑर्डर देते हैं और अब सभी के सभी लोग बिल्कुल रेडी हो चुके हैं गॉडजिला मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए। गॉडजिला उनके किंगडम पर आना शुरू करता है, पर उसका आर्मर इतना ज्यादा खतरनाक था कि उस पर तो किसी भी अटैक का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। सभी लोग अपनी पूरी जी जान से उससे लड़ना शुरू करते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि जो सभी के सभी बच्चे होते हैं वो फाइनली अब इवैक्यूएट हो चुके हैं। वो अपने सामने काफी सोल्जर की डेड बॉडी देखते हैं और इन सभी लोगों को किसी और ने नहीं बल्कि गॉडजिला मॉन्स्टर ने खत्म किया है। पर तभी वहाँ पर उसकी बहन भी आ चुकी थी और वो बोलती है, अर्नेस्ट क्या तुम प्लॉट खेलना चाहोगे? पर तभी अर्नेस्ट अपनी पूरी की पूरी दिमाग का यूज करता है और अब कहीं ना कहीं उसे भी पता चल चुका था कि वो छुछुंदर मॉन्स्टर असली डील नहीं है बल्कि असली डील तो कोई और ही है, यानी कि वो गॉडजिला मॉन्स्टर। और शुरुआत में वो लिजार्ड मॉन्स्टर उन्हें मारने के लिए नहीं बल्कि अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे उस गॉडजिला मॉन्स्टर से। अब अर्नेस्ट को भी पता चल चुका था कि इस किंगडम में काफी खतरनाक खतरा मंडरा रहा है गॉडजिला मॉन्स्टर के रूप में। इस किंगडम के कमांडर तक भी ये न्यूज पहुंच चुकी है कि किंगडम में अब गॉडजिला मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया है। वो अपने सोल्जर को ऑर्डर देता है, जल्दी से फॉरेस्ट खत्म कर लो। उसके बाद हम देखते हैं कि अब गॉडजिला मॉन्स्टर तो रुकता ही नहीं है। वहाँ पर कुछ सीनियर मैजिकल नाइट्स भी आ चुके थे और बच्चे वहाँ से भागना शुरू करते हैं। पर तभी अर्नेस्ट की नजर एक रोबोटिक नाइट पर पड़ती है और वो तो इस बैटलफील्ड से भाग रहा था। अर्नेस्ट उसका पीछा करना शुरू करता है। हम देखते हैं कि डाइट और उसकी टीम गॉडजिला मॉन्स्टर पर वार करना शुरू करती है, पर गॉडजिला मॉन्स्टर अपने एक ही वार से डाइट के हर एक दोस्त को झुलसा देता है और अब डाइट काफी ज्यादा डर चुका था। वो वहाँ से भागना शुरू करता है क्योंकि उसे तो कुछ भी समझ आता। अर्नेस्ट वहाँ पर जाता है और देखता है कि डाइट का रोबोट तो वहाँ पर बस पड़ा हुआ है, इसीलिए वो उसके रोबोटिक नाइट में घुस जाता है। पर अर्नेस्ट अभी भी उस रोबोटिक नाइट को चलाने के लिए काफी ज्यादा छोटा था, उसका सब कुछ ही छोटा था, इसीलिए वो ना तो रोबोटिक नाइट को चला सकता है। पर फाइनली वो अपनी बुद्धि का यूज करता है और अब वो फाइनली रोबोटिक नाइट को चला सकता है। ये पहली बार था कि जब वो रोबोटिक नाइट को चला सकता है। उसके पास अब एक अलग ही ऑरा आ चुका था, उसे कैसे भी करके अब उस गॉडजिला की छुट्टी करनी थी। वो सबसे पहले बैटलफील्ड में जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि गॉडजिला मॉन्स्टर सभी को खत्म करने वाला था। पर तभी ऐन वक्त पर हमारा एमसी यानी कि अर्नेस्ट वहाँ पर आ चुका था। वो काफी ज्यादा एक्साइटेड था गॉडजिला मॉन्स्टर को हराने के लिए। उसके बाद वो एक के बाद एक करके उड़ी मारना शुरू करता है और गॉडजिला पर एक के बाद एक करके अपने सबसे ताकतवर हमलों का इस्तेमाल करता है। वो तो रुकता ही नहीं, वो काफी अच्छे से रोबोटिक नाइट का प्रयोग कर रहा था। पर जो उसके सामने एनिमी था वो एक एस रैंक का प्लेयर था। अर्नेस्ट को फाइनली उस गॉडजिला का ब्लाइंड स्पॉट दिख चुका था। वो उसकी आंखों पर अटैक करना शुरू करता है, पर ऐन वक्त पर वो गॉडजिला मॉन्स्टर अपनी आंखों को बंद कर देता है, यानी कि इस बार भी उसे कुछ भी नहीं होता। पर अर्नेस्ट तो अभी भी नहीं रुकता, वो काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुका था। और हम देखते हैं कि किंगडम की बाकी आर्मी भी गॉडजिला मॉन्स्टर पर बारी बारी करके अटैक करना शुरू करती है। पर गॉडजिला मॉन्स्टर का आर्मर इतना खतरनाक था कि उसे कुछ भी नहीं होता और वो एक एक करके सभी सोल्जर को पीड़ देता है। पर तभी हम देखते हैं कि अर्नेस्ट अब काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। उसके बाद अर्नेस्ट अपनी पूरी की पूरी पावर का यूज करता है। हम देखते हैं कि उसका रोबोटिक आर्मर बिल्कुल टूट चुका है, इसीलिए वो सबसे पहले रोबोटिक आर्मर से बाहर निकलता है और डाइट को बोलता है तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। उसके बाद वो सोनिक बूम का इस्तेमाल करता है और डाइट की मदद से फाइनली उस गॉडजिला मॉन्स्टर को अंत में जाकर खत्म कर देता है और फाइनली गॉडजिला मॉन्स्टर को अपनी थंडरिंग पावर से खत्म कर देता है। अगली सुबह सभी लोगों को लग रहा था कि जो डाइट और अर्नेस्ट है वो मारे जा चुके हैं और जब सभी लोग उनके लिए दुआ मांग रहे थे तभी हम देखते कि अर्नेस्ट और डाइट वहाँ से बाहर निकलते हैं और अब किसी को भी विश्वास नहीं होता कि टिंगू से बच्चे ने इतने खतरनाक एक एस रैंक के मॉन्स्टर को खत्म कर लिया है। किंग उसे काफी ज्यादा खुश था, इसीलिए अर्नेस्ट और उसके ग्रैंडपा किंग के पास जाते हैं और किंग उनसे बोलता है बच्चे मैं काफी ज्यादा खुश हुआ, तुम तो हमारे किंगडम के लिए एक प्रोडिजी हो, मांगो तुम क्या मांगते हो, मैं तुम्हें एक विश देता हूँ और जो कुछ भी तुम मांगोगे मैं पूरा कर लूंगा। उसके बाद अर्नेस्ट काफी कुछ सोचता है और बोलता है मुझे ये जानना है कि आखिरकार आप लोग उन नाइट्स का हार्ट कैसे बनाते हो। सभी लोग ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे क्योंकि जिस इन्फॉर्मेशन के बारे में अर्नेस्ट पूछ रहा था वो काफी ज्यादा सीक्रेट होती है और ये सिर्फ और सिर्फ किंग को ही पता होती है। और यहाँ तक कि किंग के कुछ लोग तो अर्नेस्ट पर बिल्कुल भड़क जाते हैं। बच्चे तुझे पता भी है कि तू क्या मांग
रहा है। पर तभी किंग उसे बोलता है, बच्चे तुम्हें आखिरकार ये क्यों चाहिए? क्योंकि मुझे आपके रोबोटिक नाइट्स को काफी एडवांस लेवल का बनाना है ताकि हमारा किंगडम नंबर 1 पर आ जाए। और अब किंग तो उस बच्चे से काफी इम्प्रेस हो चुका था। जो भी बच्चा मांगता है इसे दे दो। अब अर्नेस्ट के फादर ने एडी और आर्की को अपना स्पाई बना दिया है ताकि वो अर्नेस्ट की हर एक जानकारी कलेक्ट कर सके। और इन लोगों का आपसी संबंध बिल्कुल भी ठीक नहीं था। वहाँ पर अर्नेस्ट की बहन भी थी। उसके बाद हम देखते हैं कि जो अर्नेस्ट होता है वो एक मैकेनिकल इंजीनियर के पास जाता है और इनका काम है रोबोटिक नाइट्स को क्रिएट करना। वहाँ पर उन लोगों का सरदार डेविड नाम का बौना भी था और अभी तक सभी के सभी नाइट्स इसने ही क्रिएट किए थे। पर तभी अर्नेस्ट अपनी जानकारी बताना शुरू करता है। मुझे लगता है हम इसे और ज्यादा सुधार सकते हैं। पर तभी वहाँ पर एक छोटा सा बौना आता है और अर्नेस्ट को वहाँ से भगा लेता है। पर जब डेविड अर्नेस्ट के आइडिया को सुनता है तो वो काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुका था। इसीलिए वो बोलता है, बच्चे तुम बोल सकते हो। अर्नेस्ट भी अपने नए नए आइडिया से बताना शुरू करता है। शुरुआत में तो डेविड उसकी बातों को बिल्कुल भी नहीं मानता, पर आखिर में जाकर वो मान लेता है। अर्नेस्ट उन लोगों को बोलता है कि हमें रोबोटिक नाइट्स की स्ट्रेंथ को और ज्यादा अच्छा करना चाहिए। हमारे पास एक फाइबर होता है जिसकी मदद से हम रोबोटिक नाइट्स की स्ट्रेंथ को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एडगर और एक और लड़की आती है जिसका नाम की हेली था। वो सभी के सभी लोग अर्नेस्ट के काम से काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि किसी को भी विश्वास नहीं था कि अर्नेस्ट के पास इतना ज्यादा दिमाग है रोबोटिक नाइट्स को लेकर। और अभी तो बस ये नर्सरी में पढ़ने वाला एक बच्चा भी है। वो बोलता है कि हमें रोबोटिक नाइट्स के 4-4 हाथ बनाने चाहिए। शुरुआत में तो सभी को ये प्लान बिल्कुल घटिया सा लगता है, यहाँ तक कि डेविड को भी। पर बाद में जाकर वो इस प्लान के बारे में थोड़ा और बहुत सोचता है और फाइनली मान जाता है। वहीं हम देखते हैं कि शाम के वक्त एडी और आर्की अर्नेस्ट के पास जाते हैं और बोलते हैं, प्लीज हमें भी अपने साथ कल चल जाना, क्योंकि वो दोनों नल्ले बेरोजगार थे। इसीलिए अर्नेस्ट भी मान जाता है। उसके बाद अर्नेस्ट डिक्स गार्ड के पास जाता है और बोलता है कि मुझे थोड़ा बहुत और टाइम चाहिए और साथ ही साथ में मुझे थोड़े बहुत और मजदूर चाहिए। इसीलिए डिक्स गार्ड भी मान जाता है। और अगले ही दिन हम देखते हैं कि अर्नेस्ट की फैक्ट्री में काफी सारे लड़के आ चुके थे, यानी कि मजदूर, ताकि वो रोबोटिक नाइट्स को क्रिएट कर सके। वहाँ पर एक लड़की भी थी जिसका नाम की हेली था और वो भी काफी खतरनाक मजदूर भी थी। उसके बाद वो लोग छोटे छोटे रोबोटिक नाइट्स को बनाना शुरू करते हैं ताकि जो कोई भी इस किंगडम में छोटे लोग हैं, ताकि वो लोग भी रोबोटिक नाइट्स का इस्तेमाल कर सके। वो सबसे पहले कुछ प्रोटोटाइप को क्रिएट करते हैं और उसके बाद बड़े बड़े रोबोटिक नाइट्स को बनाना शुरू करते हैं। वहाँ पर हम देखते हैं कि हेली उन सभी के सभी रोबोटिक नाइट्स की टेस्टिंग कर रही थी क्योंकि वो एक सीनियर नाइट्स थी। उन लोगों ने रोबोटिक नाइट्स में काफी से एडवांसमेंट को लगा दिया था, यानी कि अब तो रोबोटिक नाइट्स वॉन्ड का यूज भी कर सकते हैं। पर एक ही दिक्कत थी कि उन लोगों की एक्यूरेसी। उसके बाद वो लोग ड्यूल करना शुरू करते हैं। एक रोबोटिक नाइट एडगर के पास था और वो पुराना वाला रोबोटिक नाइट था और हेली के पास एकदम तगड़ा सा न्यू रोबोटिक नाइट था जो कि अर्नेस्ट ने बनाया था। उसके बाद वो लोग एक दूसरे पर वार करना शुरू करते हैं। शुरुआत में तो एडगर जीत रहा था, पर आखिर में जाकर हेली ने अपने कुछ कुंफू मूव्स का यूज किया और लास्ट में जाकर फाइनली एडगर को हरा लिया। उसके बाद वो लोग दारू पार्टी करना शुरू करते हैं क्योंकि अब उन लोगों के प्लान बिल्कुल सक्सेसफुल हो रहे हैं। पर तभी हम देखते हैं कि जब वो लोग पार्टी कर रहे थे तभी एक अजीब सा सस्पिशियस आदमी वहाँ से भाग जाता है और उसके बाद एक अजीब से ग्रुप के पास जाता है। इस ग्रुप का नाम इविल ब्रॉन्ज फैंग है। वो उन लोगों को अर्नेस्ट के बारे में पूरी की पूरी जानकारी बता देता। अगला दिन शुरू होता है और वो लोग रोबोटिक नाइट्स को और ज्यादा सुधारना शुरू करते हैं। उन लोगों के रोबोटिक नाइट्स में अब एक और नई दिक्कत है, उनका माना कंजप्शन, क्योंकि जो कोई भी वीक से आदमी है वो रोबोटिक नाइट्स को चला नहीं सकते क्योंकि ये काफी ज्यादा माना एब्जॉर्ब करते हैं। पर अर्नेस्ट इसके लिए भी एक नई टेक्नोलॉजी का यूज करता है और अब वो फाइनली एक और नए रोबोटिक नाइट को बना देता है। उसके बाद वो लोग रोबोटिक नाइट में काफी सारे एरोज, काफी सारी रस्सियां और काफी न्यू गैजेट्स भी उसमें डाल देते हैं ताकि वो लोग उन मच्छर प्राणियों को बिल्कुल खत्म कर सके, क्योंकि आने वाले समय में उन्हें भी पता ही है कि उनके किंगडम पर काफी सारे टाइटन लोग अटैक करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उन लोगों ने एक नया डिजाइन बना दिया है रोबोटिक नाइट को लेकर, पर उसे कोई भी बैलेंस नहीं कर पा रहा क्योंकि वो काफी ज्यादा बड़ा है। अर्नेस्ट वापस से अपने स्कूल में जाता है और पढ़ाई के अलावा वो अपने स्कूल में सब कुछ करता है। वो तो बस अपने न्यू डिजाइन के बारे में सोच रहा था रोबोटिक नाइट को लेकर। उसे कुछ भी समझ आता कि आखिरकार वो रोबोटिक नाइट को बैलेंस कैसे करने वाला है, क्योंकि रोबोटिक नाइट काफी सारे बड़े होते हैं। पहले वो शुरुआत में तो काफी डिजाइन बनाता है और उसके बाद डिक्स गार्ड के पास भी जाता है क्योंकि डिक्स गार्ड ने अभी तक के सभी पुराने मैजिकल नाइट्स को क्रिएट किया था। पर वहीं पर हम देखते हैं कि जो एडी और आर्की होते हैं वो इस पूरी की पूरी चीजों को देख लेते हैं। इसीलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग अर्नेस्ट के फादर के पास जाएंगे और उसके बाद उससे सभी की सभी बातें बता देंगे और वो ठीक वैसा ही करते हैं। और उसके अगले ही दिन हम देखते हैं कि अर्नेस्ट के फादर डिक्स गार्ड को एक लेटर लिखते हैं और उसमें लिखा था अपने सभी के सभी रोबोटिक नाइट्स मेरे कैसल में भेज लो। और डिक्स गार्ड भी मान जाता है और जो कोई भी इन्वॉल्व थे मैजिकल नाइट को क्रिएट करने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि उसके अगले ही दिन वो लोग अर्नेस्ट के फादर के कैसल में जाना शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि उस किंगडम से लगभग 50 की आर्मी निकलती है रोबोटिक नाइट्स की। पर तभी हम देखते हैं कि एक इविल ग्रुप का योद्धा वहाँ पर पहले ही आ चुका था और उसके बाद वो उन रोबोटिक नाइट्स के बारे में एक ट्रैप सेट करना शुरू करता है
ताकि वो सभी के सभी रोबोटिक नाइट्स बिल्कुल खत्म हो जाए। उसके बाद हम देखते हैं कि जो रोबोटिक नाइट्स होते हैं वो आगे बढ़ना शुरू करते हैं, पर तभी अचानक से उसका ट्रैप एक्टिवेट हो चुका था। अचानक से वहाँ पर एक बहुत बड़ा सेंट्रीपीड मॉन्स्टर आ चुका था। सबसे पहले अर्नेस्ट उसके रिदम को समझता है कि आखिरकार वो काम कैसे करता है, और उसके बाद वो बोलता है एडगर तुम इसे आराम से संभाल सकते हो। उसके बाद एडगर भी अपने एकदम नए चमचमाते रोबोटिक नाइट को लेकर आगे बढ़ता है और आखिर में जाकर फाइनली उस सेंट्रीपीड मॉन्स्टर को बिल्कुल खत्म कर देता है। उसके बाद वहाँ पर काफी सारे लोग भी आते हैं। उसके बाद जो वो इविल आर्मी का मेंबर था वो वापस से अपनी मालकिन के पास जाता है और बोलता है मालकिन हमारा सेंट्रीपीड खत्म हो चुका है। पर उनकी मालकिन बिल्कुल भी घबराती नहीं, बल्कि वो तो काफी ज्यादा खुश हो रही थी। क्या वो रोबोटिक नाइट इतने खतरनाक है? उसके बाद हम देखते कि एडी और आर्की अर्नेस्ट से मिलने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुके थे, पर उन लोगों को पता चलता है कि जो अर्नेस्ट है वो तो अभी भी कैपिटल में ही है, क्योंकि उसे डिक्स गार्ड से कुछ काम है और बाकी के सभी मेंबर अर्नेस्ट के फादर कैसल में आ चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो डिक्स गार्ड है वो काफी ज्यादा जेलस फील कर रहा है अर्नेस्ट से, क्योंकि उसके रोबोटिक नाइट्स उससे भी काफी ज्यादा खतरनाक है। उसके बाद अर्नेस्ट की बहन अर्नेस्ट के फादर से मिलती है और बोलती है फादर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं चाहती हूँ कि अर्नेस्ट भी यहाँ पर आ जाए, और वो मान जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डिक्स गार्ड से मिलने के लिए वहाँ पर अर्नेस्ट आ चुका था और डिक्स गार्ड उसे बोलता है मुझे पूरी की पूरी चीज बताओ, आखिरकार तुमने रोबोटिक नाइट्स को कैसे बनाया। और उसके बाद अर्नेस्ट बिना रुके रोबोटिक नाइट्स के बारे में हर एक जानकारी डिक्स गार्ड को बताना शुरू करता है। उसे पहले तो लगा था कि अर्नेस्ट उसे ऐसा कुछ भी नहीं बताने वाला, पर अर्नेस्ट उसे हर एक जानकारी बड़े ही आराम से बताना शुरू करता है, मानो ऐसा हो कि अर्नेस्ट को तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि वो ये भी बता देता है कि आखिरकार वो रोबोटिक नाइट्स के कोर को कैसे बनाता है, जो कि एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी। वहीं हम देखते हैं कि जो डिक्स गार्ड होता है वो उसे काफी ज्यादा जेलस फील करना शुरू करता है, क्योंकि जो कोई भी अर्नेस्ट के रोबोटिक नाइट्स थे वो डिक्स गार्ड के रोबोटिक नाइट से काफी ज्यादा एडवांस थे, और साथ ही साथ में उसके पास काफी तगड़ी सी चीजें भी थी। डिक्स गार्ड ने अपनी जिंदगी के 300 साल बिता दिए एक मैजिकल नाइट को बनाने के लिए, और इस बच्चे ने लगभग 1 महीने में ही इतने खतरनाक रोबोटिक नाइट को क्रिएट कर लिया। उसके बाद अर्नेस्ट उस बुढ़ाऊ को नई जानकारी बताना शुरू करता है, जिससे कि डिक्स गार्ड को अपने जवानी के दिन याद आ चुके थे। वो बोलता है मैं इन सभी के सभी क्रेडिट ले लूंगा, मैं तुम्हारे हर एक रोबोटिक नाइट के क्रेडिट्स ले लूंगा। पर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था जब वो अर्नेस्ट से सुनता है कि उसे ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो उसके क्रेडिट्स को ले सकता है। और उसके बाद वो लोग सुबह तक बस बातें ही करते रहते हैं रोबोटिक नाइट्स के बारे में। उसके बाद डिक्स गार्ड को कुछ भी समझ आता कि आखिरकार ये सब कुछ हो क्या रहा है। डिक्स गार्ड अर्नेस्ट से पूछता है बच्चे तुझे चाहिए क्या? अरे कुछ नहीं, ये तो बस मेरी हॉबी है। डिक्स गार्ड सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था, क्योंकि वो तो बस पैसों के लिए ही काम कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो आर्की होती है वो अर्नेस्ट के पीछे काफी ज्यादा बावली सी हो रखी है, हमें डिक्स गार्ड के किंगडम को तबाह कर देना चाहिए, पर वो लोग ऐसा कुछ भी नहीं करते। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ मैजिकल बीस्ट ने डेरी विलेज पर अटैक कर लिया है। उसके बाद उस किंगडम के कुछ लोग रोबोटिक नाइट्स को वहाँ पर भेज देते हैं उन लोगों को पेलने के लिए, पर तभी हम देखते हैं कि जो टीम रॉकेट होती है वो एक बार फिर से कुछ तो अजीब सी चीजें पका रही है, और अब उन लोगों का प्लान भी एकदम बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका था। और उसके बाद वो लोग भी किंगडम की ओर बढ़ना शुरू करते हैं, और अब अर्नेस्ट भी इन सभी चीजों को देख लेता है कि जो मैजिकल बीस्ट है वो उन लोगों के किंगडम पर अटैक कर रही है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो रोबोटिक नाइट्स होते हैं वो लोग बिल्कुल तैयार हो चुके हैं उन मैजिकल बीस्ट को खत्म करने के लिए। और आजकल के जो रोबोटिक नाइट्स है उनके पास काफी तगड़ी सी पावर है, यहाँ तक कि अब डाइट भी उन रोबोटिक नाइट्स को यूज करने के लिए बिल्कुल मान चुका होता है, क्योंकि अब उसे भी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ चुका था कि वो मैजिकल नाइट्स को खत्म कर सकता है। उसके बाद उन सभी लोगों का ग्रुप किंगडम से बाहर निकलता है मैजिकल नाइट्स को खत्म करने के लिए, और वो लोग फाइनली उस जगह पर पहुंच चुके थे। वो एक के बाद एक करके उन मैजिकल नाइट्स को खत्म कर लेते हैं। उसके बाद वहाँ से एक रोबोटिक नाइट वापस से किंगडम की ओर जाता है, ताकि वो किंग को ये मैसेज दे सके कि सभी के सभी मैजिकल नाइट्स खत्म हो चुके हैं। पर अचानक से ही हम देखते हैं कि रास्ते के बीच में ही टीम रॉकेट उसे दबोच देती है और उस योद्धा को खत्म कर देती है। और टीम रॉकेट का मकसद था कि उन्हें कैसे भी करके एक रोबोटिक नाइट्स को चुराना है। उसके बाद वो लोग कैमोफ्लेज होकर फाइनली किंगडम के अंदर पहुंच चुके थे। अब टीम रॉकेट फाइनली उस किंगडम के अंदर पहुंच चुकी थी। उन लोगों का एक ही मकसद है कि उन लोगों को कैसे भी करके एक रोबोटिक नाइट को चुराना है। और उन लोगों की मालकिन के पास काफी नई सी चीजें थी। वहाँ पर सबसे पहले काफी सारे मैजिकल नाइट्स आते हैं ताकि वो लोग टीम रॉकेट को खत्म कर सके, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। और अर्नेस्ट भी अपने मन में सोचता है कि उसे कैसे भी करके अब उन्हें पकड़ना ही होगा। पर इतने में हम देखते कि जो डिक्स गार्ड होता है वो अपने राइट हैंड को द हैमर को उनसे लड़ने के लिए भेज देता है। उसके बाद हैमर भी वहाँ पर जाता है अपने रोबोटिक नाइट्स को लेकर, पर इस बार जो टीम रॉकेट के पास नया रोबोटिक नाइट है वो काफी ज्यादा खतरनाक है। वो हैमर से फाइनली बच चुके थे और उसके बाद वो लोग वहाँ से भागना शुरू करते हैं। उन लोगों के पीछे अब किंगडम की पूरी आर्मी पड़ चुकी थी, पर उन लोगों के पास भी अर्नेस्ट का बनाया गया एक नया मैजिकल नाइट है, इसीलिए वो वहाँ से भाग निकलती है। और उन लोगों का जो ग्रुप है उसका एक ही मकसद है कि उन लोगों को कैसे भी करके एक नए रोबोटिक नाइट्स को अपने मालिक तक पहुँचाना है। छोटे रोबोटिक नाइट्स भी आ चुके थे, यहाँ तक कि वहाँ पर अर्नेस्ट भी आ चुका था। पर दिक्कत की बात तो ये थी कि अर्नेस्ट के पास कोई भी मैजिकल
फिजिकल नाइट नहीं था, यानी कि वो उनसे लड़ नहीं सकता था। पर तभी वहाँ पर उसका बौना दोस्त आ चुका था और वो उसे एक प्रोटोटाइप को दे देता है ताकि वो उसे खत्म कर पाए। उसके बाद अर्नेस्ट एक प्रोटोटाइप को पहनकर टीम रॉकेट से भिड़ने के लिए वहाँ पर निकल जाता है और टीम रॉकेट तो अभी भी उनसे डरकर बस भाग रही थी। वहाँ पर और भी छोटे छोटे रोबोटिक नट्स आ चुके थे और उसके बाद वो उन्हें मारना शुरू कर देते हैं। पर टीम रॉकेट के पास एक बहुत बड़ा रोबोटिक नाइट था और अब तो वहाँ पर एडगर भी आ चुका था। पर इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ बहुत ही खतरनाक से अजीब अजीब से मॉन्स्टर वहाँ पर आ चुके थे। वहाँ पर किंगडम की हर एक सबसे खतरनाक योद्धा भी वहाँ पर आ चुका था और लास्ट में जाकर फाइनली वो लोग टीम रॉकेट को खत्म कर लेते हैं। और अब डिक्स गार्ड को पता चल चुका था कि उनके किंगडम के पीछे कोई और किंगडम भी है जो उनके किंगडम को खत्म करना चाहता है। और अब अर्नेस्ट और उसकी गैंग किंग के पास पहुँचती है क्योंकि किंग उनसे काफी ज्यादा खुश थे, इसीलिए वो उनकी गैंग का नामकरण करते हैं और उन लोगों को नाम देते हैं सिल्वर फोनिक्स। वहीं पर हम देखते हैं कि जो अर्नेस्ट होता है वो तो सपने में खोया हुआ था, उसे कैसे भी करके और नए नए रोबोट को बनाना था। पर तभी वो देखता है कि उसके ऊपर तो एबी लेटी हुई है और उसे कैसे भी करके अब प्लॉट को खेलना है। पर अर्नेस्ट एक सिग्मा बॉय है, इसीलिए वो उसे साइड में कर लेता है और उसे वापस से उठा लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं चीफ गाज़का की लैब को और इन लोगों का भी एक ही काम है कि इन लोगों को कैसे भी करके किंगडम के लिए काफी खतरनाक से रोबोटिक नाइट्स को बनाना है। जो इसका चीफ है उसका नाम है चीफ गाज़का और वो काफी पुराना बौना है, उसे भी काफी कुछ रोबोटिक नाइट्स के बारे में पता है, इसीलिए वो फैसला कर देता है कि वो कैसे भी करके किंग के मन को खुश करके रहेगा और उस टिंगू बच्चे को सीन से हटा लेगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किंग और उसका मंत्री आपस में बातें कर रहे थे उनके किंगडम को लेकर, क्योंकि उनके किंगडम पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। उन लोगों को कैसे भी करके काफी नए नए रोबोटिक मैकास चाहिए होंगे ताकि वो लोग डीमन किंग की आर्मी से डील कर पाए। उन लोगों को पता चल चुका था कि जो वो इविल गैंग थी जिसका नाम की ब्रॉन्ज फैंग था, यानी कि टीम रॉकेट, वो किसी और ने नहीं बल्कि ऑक्सीडेंट किंगडम में छोड़ी थी जो कि उन लोगों का नेबर किंगडम है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अर्नेस्ट के मदर और फादर तो काफी ज्यादा खुश हो चुके थे क्योंकि अब अर्नेस्ट प्रमोट हो चुका है, उसे किंग काफी ज्यादा पसंद करते थे। और उसके अगले दिन अर्नेस्ट और उसकी गैंग कुछ मजदूर रोबोट को क्रिएट करती है ताकि वो लोग मजदूरों वाला काम कर पाए। उसके बाद उन लोगों ने फाइनली काफी नए नए तरीके के रोबोट्स तो बना लिए थे और अब वहाँ पर डेविड भी आ चुका था और डेविड ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुका था। पर अर्नेस्ट यहाँ पर नहीं रुकने वाला था, उसे तो कैसे भी करके काफी नए नए चीजों को क्रिएट करना था। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर तो कमांडर उनसे मिलने के लिए आ चुका था। वो बोलता है मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी लैब हमारी लैब के साथ कोलैब कर ले, इसीलिए अर्नेस्ट भी मान चुका होता है और अब किंगडम की लैब और सिल्वर फियोनिक्स की कोलैब होने वाला है और वो लोग मिलकर एक बहुत बड़ा मैके रोबोट को क्रिएट करने वाले हैं की मदद से वो दोनों ही डिमोनिक किंग को खत्म कर पाए। उसके बाद अर्नेस्ट अपने प्लान को बाकी लोगों को बताता है क्योंकि वो काफी ज्यादा एडवांस था और बोलता है हमें टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग तो काफी नई नई चीजों को क्रिएट करना शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि सिल्वर फोनिक्स के पास काफी नए नए मजदूर भी आ चुके हैं ताकि वो लोग काफी नई नई चीजों को क्रिएट कर सके। उसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि आने वाले एक हफ्ते के अंदर किंगडम की लैब और सिल्वर फियोनिक्स की लैब के बीच में एक फाइट होने वाली है और जिस किसी का रोबोट भी उस वॉर में जीतेगा उसे काफी कुछ मिलने वाला है और उस टूर्नामेंट का नाम होने वाला है टूर्नामेंट ऑफ पावर। पर तभी हम देखते हैं कि अर्नेस्ट के पास एक इन्वेस्टिगेटर आती है ब्लैक फैंग यानी कि टीम रॉकेट को ढूंढने के लिए और किसी को भी पता नहीं था कि आखिरकार अर्नेस्ट की सीक्रेट लोकेशन किसने किसको बताई है, यानी कि टीम रॉकेट को तो सब कुछ पता है, यानी कि सिल्वर फोनिक्स में कोई ऐसा बंदा है जो कि अर्नेस्ट को काफी ज्यादा धोखा दे रहा है। इतने में हम देखते हैं कि एडी वहाँ पर आ चुकी थी और वो काफी ज्यादा नाराज हो चुकी थी अर्नेस्ट से क्योंकि अर्नेस्ट किसी दूसरी लड़की के साथ प्लॉट को खेलना शुरू करता है। पर अर्नेस्ट उसे काफी कुछ समझाता है पर वो तो फिर भी समझने का नाम ही नहीं लेती। इतने में हम देखते कि जो अर्नेस्ट होता है वो एक नए रोबोट पर काम कर रहा था पर तभी अचानक से वहाँ पर कुछ केमिकल रिएक्शन हो चुका था और अचानक से जो अर्नेस्ट होता है वो दूर जाकर फॉरेस्ट में गिर चुका था। वहाँ पर उसकी आर्मी भी आ चुकी थी। वो लोग देखते कि जो अर्नेस्ट है वो तो बेहोश पड़ा है और अब अर्नेस्ट को वापस ही होश आ चुका था और वो बोलता है हमें थोड़ी और बहुत मेहनत करनी चाहिए, नहीं तुम कुछ नहीं करने वाले, तुम मर भी सकते थे। अर्नेस्ट के दोस्त उसे काफी ज्यादा परवाह करते थे, इसीलिए वो लोगों से एडवाइस देते हैं कि तुम्हें अब रोबोट पर काम नहीं करना चाहिए। पर अर्नेस्ट के मन में तो उन रोबोटों को लेकर एकदम पागलपन सा भरा पड़ा था। अब डेविड को भी पता चल चुका था कि जो अर्नेस्ट है उसने एक बहुत बड़े रोबोट को ब्लास्ट कर दिया था, इसलिए वो उसे कुछ भी नहीं कहता। पर अर्नेस्ट बोलता है कि हमें एक ऐसे रोबोट को बनाना चाहिए जिससे कि दो ह्यूमंस चला पाए, यानी कि वो लोग एक ऐसे रोबोट को क्रिएट करने वाले हैं जिसमें कि दो पायलट होंगे और जिसकी मदद से कि वो लोग दो लोगों का माना ले पाएगा। उसके बाद वो एक और नए प्रकार का रोबोट बनाता है जो कि सिर्फ और सिर्फ की वजह से ही चलने वाला है। उसके बाद कुछ लड़कियां प्लॉट खेलना शुरू करती है और बाकी के सभी लड़के काफी ज्यादा मेहनत कर रहे थे। इतने में हम देखते हैं कि जो अर्नेस्ट होता है वो एडगर को एक की देता है और एक ऐसा रोबोट था जो कि सिर्फ और सिर्फ की वजह से ही चलता है और अब फाइनली उसने एक और नए प्रकार के रोबोट को क्रिएट कर लिया था पर अभी भी वो काफी सारे पीछे थे। उसके बाद फाइनली अब वो समय आ चुका था कि जिस वक्त उनकी टूर्नामेंट
टूर्नामेंट ऑफ पावर शुरू होने वाला है। सबसे पहले चीफ गाज़का की लैब के रोबोट वहाँ पर आते हैं जो कि काफी ज्यादा बड़े बड़े और जाइंट थे और चीफ गाज़का तो ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे, पर उनकी एक्साइटमेंट जल्दी निराशा में बदल गई क्योंकि अब वहाँ पर सिल्वर फोनिक्स यानी कि अर्नेस्ट के लैब के नाइट वहाँ पर आ चुके थे और किंग तो उनकी एंट्रेंस को देखकर ही काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। उनके जो रोबोटिक नाइट्स होते हैं वो काफी ज्यादा खतरनाक थे। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 ही रोबोट्स आए थे, एक में अर्नेस्ट था और एक में एडी और आर्की थे और अब तो किंग भी उसके रोबोटिक नाइट्स को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। टूर्नामेंट ऑफ पावर शुरू होने वाली है और जो कोई भी रोबोट लास्ट तक टिका रहेगा वो इस टूर्नामेंट पावर को जीत जाएगा। चीफ गाज़का के रोबोट काफी खतरनाक थे, पर तभी हम देखते कि वहाँ पर तो इस किंगडम का प्रिंस भी वापस लौट आया था। उसके बाद फाइनली उन दोनों के बीच की फाइट शुरू हो चुकी थी। सबसे पहले अर्नेस्ट अपने टर्बो का यूज करता है और सबसे पहले आगे बढ़ता है और वो तो काफी ज्यादा फास्ट था। चीफ गाज़का के रोबोट्स को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता उसे डॉज करने का, इसीलिए अर्नेस्ट के एक ही वार से उनका रोबोट एकदम चकनाचूर हो चुका था। उसके बाद हम देखते कि एडी और आर्की भी अपने रोबोट को चलाना शुरू करते हैं और उसके बाद चीफ गाज़का के रोबोट पर मारना शुरू करते हैं। चीफ गाज़का के पास तकरीबन 6 रोबोट्स थे और सिल्वर फोनिक्स के पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही रोबोट थे। हम देखते कि जो चीफ गाज़का के रोबोट्स होते हैं अब वो सिल्वर फोनिक्स पर काफी भारी पड़ रहे थे। वो लोग तो बारी बारी करके उन पर वार करना शुरू करते हैं। चीफ गाज़का के रोबोट की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा खतरनाक थी, पर जो अर्नेस्ट का रोबोट होता है उसका माना कंजप्शन काफी ज्यादा था, इसीलिए ना चाहते हुए भी अर्नेस्ट को रुकना पड़ता है। पर वहीं दूसरी तरफ चीफ गाज़का के रोबोट तो बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाते, वो एक के बाद एक करके एडी और आर्की पर अटैक करना बस शुरू ही कर रहे थे। पर तभी हम देखते हैं कि अचानक से अर्नेस्ट का माना अब वापस से फुल हो चुका है। वो वापस से अपने टर्बो का यूज करता है और एक ही शॉट में चीफ गाज़का के हर एक रोबोट को खत्म कर देता है और अब फाइनली सिल्वर फोनिक्स इस टूर्नामेंट ऑफ पावर को जीत चुकी है। उसके बाद वहाँ पर प्रिंस भी आ चुका था और प्रिंस भी अर्नेस्ट की इस पावर को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। पर तभी हम देखते कि वहाँ पर चीफ गाज़का आता है और बोलता है, अबे बच्चे तू है कौन और तूने ऐसा कैसे कर लिया? और वो लोग तो बिल्कुल ऐसी बातें कर रहे थे जैसे कि वो लोग जन्मों जन्मों के बिछड़े हुए दोस्त हो। और कहीं ना कहीं अब चीफ गाज़का को बदल चुका था कि अर्नेस्ट यानी कि वो बच्चा काफी ज्यादा खतरनाक है। पर वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो इस वर्ल्ड का किंग होता है वो बोलता है, मैंने काफी राज कर लिया है, इसीलिए मैं अब अपने बेटे यानी कि प्रिंस को किंग बनाना चाहता हूँ। पर तभी हम देखते हैं कि अर्नेस्ट और बाकी लोग भी उनके किंगडम तक पहुँच चुके हैं। उसके बाद प्रिंस और किंग उसे बताना शुरू करते हैं, क्या तुम हमारे लिए रोबोट बना सकते हो? और जब अर्नेस्ट उसकी स्पेसिफिकेशन को सुनता है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था, इसीलिए वो 2 महीनों के अंदर ही उन दोनों के रोबोट्स को बना देता है। एक रोबोट गोल्ड कलर का था और दूसरा रोबोट, पर जब किंग और प्रिंस उन दोनों रोबोट्स को देखते हैं तो वो दोनों ही एक ही रोबोट यानी गोल्ड वाले को चुनते हैं, इसीलिए वो दोनों ही एक दूसरे से काफी ज्यादा गुस्सा हो चुके थे। वो दोनों ही अब एक दूसरे से 1v1 करना शुरू करते हैं और जो कोई भी इस मैच में जीतेगा उसका ही वो गोल्ड वाला रोबोट होने वाला है। उसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों का ड्यूल तो काफी ज्यादा खतरनाक था। जो किंग होता है उसके पास स्फीयर की पावर थी और उसके बाद वो प्रिंस पर अटैक करना शुरू करता है। पर तभी हम देखते हैं कि जो प्रिंस होता है वो अपनी फुर्ती की मदद से किंग को एकदम खत्म कर लेता है और अब फाइनली इस 1v1 के कस्टम को प्रिंस जीत चुका है, यानी कि अब उसके पास वो गोल्ड नाइट आ चुका है। पर वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस किंगडम पर अभी भी खतरा मंडरा रहा है। कुछ एंड मॉन्स्टर उनके किंगडम पर अटैक करने वाले हैं और किसी को भी पता नहीं कि आखिरकार वो लोग उनसे कैसे निपटने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस किंगडम के कैपिटल पर बहुत सी एंड मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया है और वो लोग तो बारी बारी करके रोबोटिक नाइट को खत्म कर रहे हैं। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर तो पूरी की पूरी सिल्वर फोनिक्स की गिल्ड वहाँ पर आ चुकी थी। वो एक के बाद एक करके उन एंड मॉन्स्टर को खत्म कर देते हैं। उसके बाद वहाँ पर प्रिंस और किंग भी आते हैं और वो दोनों ही अपनी जायंट आर्मर की मदद से हर एक एंट मॉन्स्टर का कुचुम्बर बना देते हैं और ऐसा करके वो लोग फाइनली उन एंट मॉन्स्टर को बिल्कुल खत्म कर देते हैं। और अब अर्नेस्ट भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। वो अपने मन में बोलता है, लगता है मुझे भी अपने लिए एक रोबोट बनाना ही पड़ेगा। पर वो लोग यहीं पर नहीं रुकते, उसके बाद वो लोग फॉरेस्ट में जाना शुरू करते हैं जहाँ पर कि हम लोग एक बहुत बड़ी एंट को देखते हैं। वो एंट तो काफी ज्यादा खतरनाक थी। उसके बाद हम देखते कि सिल्वर फोनिक्स की गिल्ड और बाकी के सभी लोग उस क्वीन एंट पर अटैक करना शुरू करते हैं। क्वीन एंट तो काफी ज्यादा खतरनाक थी और वो लोग तो उसे मार ही नहीं पाते। पर अंत में जाकर सबसे पहले वो लोग उसकी एक पाँव को काटते हैं और आखिर में जाकर और उसके अंदर थंडरिंग स्फीयर को भर लेते हैं और जिसकी मदद से कि वो क्वीन अब फाइनली खत्म हो चुकी थी। उसके बाद किंग अर्नेस्ट को अपने पास बुलाते हैं, क्या तुम कैपिटल में जाना चाहोगे? हाँ, पर क्यों? क्योंकि वहाँ पर हर एक रोबोटिक नाइट के हार्ट बनते हैं। अर्नेस्ट इस बात को सुनकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुका था, उसे कैसे भी करके अब कैपिटल जाना ही था। उसके बाद हम देखते हैं कि अब वो लोग कैपिटल में आगे बढ़ना शुरू करते हैं। वहाँ पर एक बंदा था जिसका नाम की ओलिवर था। ओलिवर अर्नेस्ट को ईथर रिएक्टर के बारे में बताना शुरू करता है, यानी कि उन रोबोटिक नाइट्स के हार्ट के बारे में। और उसके बाद वो लोग फाइनली कैपिटल तो पहुंच चुके थे और वो जगह जन्नत से कम नहीं थी। वहाँ पर हम देखते कि वहाँ पर एक गॉडेस भी थी जिसका नाम की किटली था और यही हर एक रोबोटिक नाइट के हार्ट को बनाती थी। उसके बाद अर्नेस्ट उसे बोलना शुरू करता है, मुझे भी जानना है कि आखिरकार आप लोग रोबोटिक नाइट के हार्ट को कैसे बनाते हो। पर तभी वो बोलती है, बच्चे तुम काफी अच्छे हो पर तुम्हारे पास इतनी
जानकारी नहीं है। पर तभी अर्नेस्ट डिसाइड करता है कि वो कैसे भी करके इस जानकारी को प्राप्त करके रहेगा कि आखिरकार रोबोटिक नाइट्स के हार्ट को कैसे बनाया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो तो उसी कैपिटल में लगभग 3 महीने के लिए रुक जाता है ताकि वो हर एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाए। वहाँ पर ओलिवर और बाकी से एल्फ उसे बताना शुरू करते हैं कि आखिरकार वो लोग रोबोटिक नाइट के हार्ट को कैसे क्रिएट करते हैं। और अब अर्नेस्ट भी काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुका था, उसे कैसे भी करके अब इस जानकारी को प्राप्त करना था। वो काफी मेहनत करता है। वो सबसे पहले उस जायंट एंट के दिल को निकालता है। हम देखते हैं कि वो लोग तो ऐसे रैंक के मॉन्स्टर के हार्ट को निकालते हैं और उसके बाद ही रोबोटिक नाइट्स के ईथर और अर्नेस्ट के दोस्त भी अब उसे काफी से मिस कर रहे थे। हम देखते हैं कि जो अर्नेस्ट होता है अब उसने फाइनली 3 महीने की ट्रेनिंग वापस से कंप्लीट कर ली है। उसके बाद वो गॉडेस किटली के पास जाता है और गॉडेस किटली उसे अपनी पूरी की पूरी जानकारी बता देती है उसके बाद अर्नेस्ट वापस से अपने घर लौटता है और वहाँ पर वो एक नया रोबोटिक मैजिकल नाइट को बनाना शुरू करता है। और ये पहली बार था कि जब अर्नेस्ट ने अपने लिए एक बहुत ही तगड़ा वाला रोबोटिक नाइट को क्रिएट किया है। इस रोबोटिक नाइट के पास एक दिल नहीं बल्कि दो दिल है, यानी कि इसके पास काफी सारा माना है और साथ ही साथ में ये काफी ज्यादा खतरनाक है। और अब फाइनली अर्नेस्ट का रोबोटिक नाइट बनकर एकदम तैयार हो चुका है। पर अभी भी खतरा टला नहीं है क्योंकि जो डीमन किंगडम के लोग हैं उन लोगों ने भी एक बहुत ही तगड़ा वाला रोबोटिक नाइट को क्रिएट कर लिया है और उसके पास एक डीमन का हार्ट है। और ये सभी के सभी लोग डीमन की ही पूजा करते हैं कि उन लोगों को कैसे भी करके हर एक किंगडम को तबाह करना है। उसके बाद अब हम लोग ऑगस्ट किंगडम को देखते हैं और पूरा का पूरा मानव समाज अब डीमन लोगों से काफी ज्यादा डरा हुआ था क्योंकि डीमंस के पास कुछ ऐसे रोबोटिक नाइट्स आ चुके हैं जिनके अंदर की डीमन का हार्ट लगा होता है। हम देखते हैं वहाँ के राजा को जिसका नाम की ऑगस्ट था, वो अपनी बेटी प्रिंसेस लेलोर्ना को बता रहा था, बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, हम जीत जाएंगे। सभी के सभी ह्यूमंस काफी ज्यादा डरे हुए थे क्योंकि कहीं न कहीं अब उन लोगों को पता ही था कि डीमन लोग उन पर अटैक करने वाले हैं और वो लोग अटैक करते वक्त बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाते। हम देखते हैं कि अगले दिन ही ज़ेल्डॉक नाइट्स जो कि इविल नाइट्स होते हैं यानी कि डीमन किंग की आर्मी के रोबोट्स, वो सभी के सभी लोग ऑगस्ट किंगडम और बाकी के सभी किंगडम पर अटैक करना शुरू करते हैं। वहाँ पर सभी लोगों का सरदार क्रिस भी था और उसी के साथ वहाँ पर एक वॉर जनरल भी था। वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग हर एक किंगडम को तबाह कर लेंगे। वो अपनी बैटलशिप को वहाँ पर ले जाते हैं। वो लोग टेक्नोलॉजी के मामले में भी काफी ज्यादा आगे थे। उसके बाद वो एक के बाद एक करके ऑगस्ट किंगडम में अपने सिल्वर नाइट्स को वहाँ पर भेज देते हैं और उसके बाद उनकी आर्मी उस पूरे के पूरे किंगडम को तबाह कर लेती है। वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर जो टीम रॉकेट भी थे, जो उन लोगों के रोबोटिक नाइट्स थे, वो काफी ज्यादा खतरनाक थे क्योंकि उनके अंदर काफी खतरनाक हार्ट लगा हुआ था और कहीं न कहीं अब किंग ऑगस्ट को पता चल चुका था कि उनका किंगडम बिल्कुल तबाह हो चुका है। इसीलिए वो अपनी बेटी के पास जाते और बोलती है, बेटी तुम यहाँ से भाग जाओ, मेरा बचना तो पॉसिबल नहीं है। पर प्रिंसेस ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाती। उसके बाद हम देखते हैं कि किंग अपने आखिरी पलों में अपने रोबोटिक नाइट को धारण कर लेते हैं और उसके बाद अकेले ही पूरी की पूरी डीमन किंग की आर्मी से, जिसका ब्रॉस की क्रिस था, उसे लड़ने के लिए वहाँ पर निकल जाते हैं और लेओनोरा नाम की प्रिंसेस वहाँ से भाग जाती है। पर उसका बिल्कुल भी मन नहीं था अपने फादर को वहाँ से छोड़ने का। हम देखते हैं कि जो डीमन किंग की आर्मी होती है अब उसने फाइनली किंग को बिल्कुल खत्म कर लिया था, यानी कि अब डीमन किंग की आर्मी ने ऑगस्ट किंगडम पर अपना राज फैला रखा है। उसके बाद वो लोग सबसे पहले बॉर्डर को सील कर देते हैं और वहाँ से भागती हुई प्रिंसेस और उसकी मदर को वो लोग ट्रैप कर लेते हैं। अगले ही दिन हम देखते हैं कि अर्नेस्ट और उसकी आर्मी भी वहाँ से गुजर रहे थे। उन लोगों को पता चलता है कि जो ऑगस्ट किंगडम है उन लोगों पर डीमन किंग की आर्मी ने अटैक किया था, इसीलिए वो लोग वहाँ पर जासूसी करना शुरू करते हैं। वहाँ पर कुछ रोबोटिक नाइट्स उनकी जासूसी करने के लिए वहाँ पर आ चुके थे। पर तभी हम देखते हैं कि पीछे से प्रिंसेस अपने गोल्डन नाइट से वहाँ पर आता है और अब अर्नेस्ट भी बिल्कुल तैयार हो चुका था। वो दोनों ही अपने रोबोटिक नाइट से एक के बाद एक करके हर एक रोबोटिक नाइट को खत्म कर देते हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एडगर और अर्नेस्ट की आर्मी यानी कि सिल्वर फोनिक्स भी वहाँ पर थी और अब उन लोगों को एक नया मिशन मिल चुका है। जितने भी रोबोटिक नाइट को हमने मारा उन सभी हर्ट्स को कलेक्ट कर लो। डीमन किंग की आर्मी का सरदार क्रिस प्रिंसेस के पास जाता और बोलता है, तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी, तभी मैं इस किंगडम का किंग बन पाऊंगा। पर लियोनोरा ऐसा करने से साफ साफ मना कर देती है, पर वो तो बिल्कुल भी नहीं मानता। अब उसे कैसे भी करके हर एक किंगडम को खत्म करना था और जो कोई भी उसकी टीम में था वो काफी खतरनाक बंदा था क्योंकि उन लोगों के पास रोबोटिक नाइट तो थे ही। इतने में हम देखते कि वहाँ पर टीम रॉकेट की मेंबर आ चुकी थी और वो वॉर जनरल से कुछ तो बातचीत कर रही थी। पर वहीं हम देखते हैं कि अर्नेस्ट और उसकी आर्मी कैसे भी करके प्रिंसेस को डीमन किंग की आर्मी के चंगुल से बाहर निकालने वाली है। उसके बाद वो लोग तगड़ा सा प्लान बनाते हैं। पर तभी हम देखते कि जो डीमन किंग की आर्मी होती है वो लोग फाइनली अर्नेस्ट को ढूंढ लेते हैं। वहाँ पर उन लोगों की एयरशिप्स आ चुकी थी और अब अर्नेस्ट और उसके गैंग वालों ने भी उनकी एयरशिप को देख लिया था। इससे पहले कुछ हो पाता कि इतने में वहाँ पर डाइट आ चुका था। पर तभी वहाँ पर एक बहुत खतरनाक सोल्जर गुस्तावो नाम का बंदा वहाँ पर आता है और उसके बाद उन दोनों के
बीच काफी खतरनाक सी बैटल शुरू होती है, पर जिसमें कि सिल्वर फोनिक्स की गिल्ड जीत चुकी थी। उसके बाद वो लोग उसे वहाँ से भगा लेते हैं और किसी लोगों को भी विश्वास नहीं होता कि उन लोगों ने डीमन किंग की आर्मी को बिल्कुल खत्म कर दिया है। और अब टीम रॉकेट वाली लड़की का एक नया मकसद बन चुका है कि उसे कैसे भी करके अर्नेस्ट के रोबोट को चुराना है। उसके बाद वो अपने मिशन के लिए वहाँ पर निकल जाती है। पर वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अर्नेस्ट और प्रिंस ऑगस्ट किंगडम में इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं। वो लोग वहाँ पर जासूसी कर रहे हैं क्योंकि उन लोगों को कैसे भी करके प्रिंसेस को अपने किंगडम में वापस जाना है। उसके बाद वो लोग फाइनली सिल्वर फोनिक्स की गिल्ड से पूरा का पूरा मिलते हैं। वो लोग वहाँ पर प्लान बनाते हैं कि आखिरकार वो लोग कैसे रात के समय प्रिंसेस को डीमन किंग की आर्मी के चंगुल से बाहर निकालने वाली है। और वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर तो बहुत ही छोटे छोटे से रोबोटिक नाइट्स भी थे। उन लोगों का मिशन बिल्कुल चालू हो चुका था। वो लोग सबसे पहले कैसल में इन्फिल्ट्रेट करना शुरू करते हैं। वो लोग सबसे पहले 4 लोगों की अलग अलग टीम को बनाते हैं। एक टीम कहीं और जाएगी और दूसरी कहीं और जाने वाली है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो अर्नेस्ट होता है उसे क्वीन मिल चुकी थी और वो फाइनली क्वीन को वहाँ से फ्री कर देता है। और अगली बारी प्रिंस की थी और उसके बाद प्रिंस क्वीन की एक बेटी को वहाँ से फ्री कर देता है। और तीसरे टावर में लोगों को कुछ भी नहीं मिलता है, पर जब आर्की वहाँ पर जाता है तो उसे फाइनली उनका मैन टास्क यानी कि प्रिंसेस लेनोरा मिल चुकी थी। वो उसे बोलता है प्रिंसेस आओ मैं आपको प्लॉट खिलाऊंगा। और वो प्रिंसेस भी काफी ज्यादा जन्मों जन्मों की भूखी थी, इसीलिए वो वहाँ से निकल जाते हैं। पर वक्त रहते हम देखते कि जो डीमन किंग की आर्मी होती है उन लोगों को इस बात का पता चल चुका था, इसीलिए वो लोग कैसे भी करके अब अर्नेस्ट और उसके किंगडम को तबाह करने की बिल्कुल ठान लेते हैं। पर उन लोगों के रोबोटिक नाइट्स बिल्कुल भी कम नहीं थे क्योंकि उनके पास एक जीनियस आदमी था जिसका नाम था लॉर्ड गैजोस। उसके पास भी अर्नेस्ट की जितनी ही नॉलेज थी रोबोटिक नाइट्स को लेकर और उसके पास काफी तगड़े तगड़े से रोबोटिक नाइट्स भी थे। उसके बाद वो वॉर जनरल के साथ अपनी बैटलशिप को वहाँ पर ले जाता है ताकि वो लोग अर्नेस्ट की गिल्ड को ढूंढ पाए। उन लोगों ने फाइनली अर्नेस्ट की गिल्ड को ढूंढ लिया था, पर जो अर्नेस्ट होता है वो इस बात को सुनकर काफी एक्साइटमेंट में आ चुका था। उसे कैसे भी करके उस पूरी की पूरी एयरशिप को तबाह करना था। उसके बाद वो अपने सिल्वर नाइट्स को वहाँ पर समन करता है और एक बार में ही अपने टर्बो का यूज करके बारी बारी करके हर एक रोबोटिक नाइट को वहाँ पर खत्म कर देता है। और लॉर्ड गैजोस को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि आखिरकार एक छोटे से बच्चे ने उसकी बैटलशिप को कैसे खत्म कर लिया। वो इस बार तो वहाँ पर जाता है, पर जाते जाते वो बोलता है मैं तेरा कुचुम्बर बना लूंगा। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब वो लोग वापस अपने कैसल में पहुँचते हैं तो उन लोगों का बॉस काफी ज्यादा गुस्सा हुआ था। वो बोलता है मैं तुम्हें खत्म कर लूंगा। पर तभी लॉर्ड गैजोस अर्नेस्ट के बारे में उसे बताना शुरू करते हैं क्योंकि अर्नेस्ट की टेक्नोलॉजी भी उनसे काफी ज्यादा खतरनाक थी। पर जो लॉर्ड गैजोस है वो एक SS रैंक का प्लेयर है, इसीलिए उसके पास काफी ज्यादा नॉलेज है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग फाइनली प्रिंसेस लेनोरा को अपने किंगडम में वापस ले जाते हैं, यानी कि ये वाला मिशन तो उनका बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। और अगर उन लोगों को डीमन किंग की आर्मी को हराना है तो सबसे पहले उन लोगों को काफी सारे स्टेप्स को कंप्लीट करना होगा। और उनका पहला स्टेप यानी कि प्रिंसेस को उनकी चंगुल से छुड़ाना वो तो पूरा हो चुका है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग बिल्कुल भी नहीं रुक, वहाँ पर डीमन किंग की आर्मी उनके किंगडम पर अटैक करने के लिए वहाँ पर आ चुकी थी। पर वो लोग पहले से ही बिल्कुल तैयार पड़े हुए थे। वो लोग तो बारी बारी करके उन्हें बिल्कुल खत्म कर देते हैं। एयरशिप के बारे में जानकारी कलेक्ट करना शुरू करता है। पर तभी हम देखते हैं कि जो लेनोरा और उसका परिवार था वो काफी ज्यादा दुखी था और प्रिंस इस बात को जान पहचान लेता है। इसलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि उन लोगों को कैसे भी करके अब प्रिंसेस को वापस से खुश करना है। पर प्रिंसेस का कहना ये था कि बाकी के सभी सोल्जर्स उसके लिए लड़ रहे हैं और वो कुछ भी नहीं कर पाती। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर आर्की आता है और उसके बाद वो उसके साथ पूरा का पूरा दिन बिताता है। वो उसे साथ ही साथ में उनके अड्डे पर भी ले जाता है और लास्ट में जाकर वो लोग प्लॉट खेलते हैं, यानी कि अब तो वो कुछ ज्यादा ही खुश हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो टीम रॉकेट होती है वो कुछ अलग ही खिचड़ी पका रही थी। अर्नेस्ट के मैजिकल नाइट को चुराना था। वो सबसे पहले अपने एक असैसिन को रात के समय प्रिंसेस को मारने के लिए वहाँ पर भेज देती है, पर वहाँ तो प्रिंसेस थी ही नहीं। उतने में हम देखते कि वहाँ पर एडी और आर्की आ चुके थे और बदले में वो लोग उसे बिल्कुल खत्म कर लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग उनके किंगडम पर अटैक करने वाले थे, पर तभी अर्नेस्ट को और एडगर को इस बात का पता चल चुका था। वो लोग बारी बारी करके उन्हें खत्म कर लेते हैं। और जो इस बार का टीम रॉकेट का प्लान होता है वो बिल्कुल फेल हो चुका था कि टीम रॉकेट की मालकिन के सामने अब एडगर अपने रोबोटिक नाइट को लेकर वहाँ पर आ चुका था। उन दोनों के बीच एक महायुद्ध शुरू होता है। टीम रॉकेट की जो मालकिन होती है वो भी कहाँ कम थी, पर एडगर काफी ज्यादा खतरनाक था। वो उसे एक ही शॉट में बिल्कुल पेल देता है। हम देखते हैं कि वो लोग फाइनली अब इस मैच को जीत चुके हैं, पर अभी भी डीमन किंग की आर्मी बिल्कुल भी रुकी नहीं है क्योंकि जो लॉर्ड गाजाज है वो एक नए रोबोटिक नाइट पर बिल्कुल काम कर रहे हैं जो कि अर्नेस्ट के रोबोटिक नाइट से भी काफी ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं। उसके बाद अगले ही दिन वो लोग अर्नेस्ट के किंगडम पर अटैक करना शुरू करते हैं। वो लोग बारी बारी करके छोटे छोटे किंगडम को तबाह करना शुरू करते हैं और आखिर में जाकर वो लोग फाइनली अर्नेस्ट के किंगडम तक तो पहुंच चुके थे। और इस बार तो वो लोग अपनी पूरी की पूरी प्लानिंग करके वहाँ पर आए थे। उन लोगों के पास इस बार काफी बड़ी बड़ी बंदूकें और काफी बड़ी बड़ी एयरशिप्स भी थी, यहाँ तक कि उनके पास तो तकरीबन 1000 के करीब रोबोटिक नाइट्स पड़े हुए थे। पर इस पर अर्नेस्ट और उसकी गैंग ने उनके लिए एक बहुत ही तगड़ा सा ट्रैप सेट करके रखा हुआ था। वो सबसे
पहले उन लोगों पर तीर कमान करना शुरू करते हैं और वो तीर कोई नॉर्मल तीर नहीं बल्कि थंडरिंग स्फीयर्स थे। वो बारी बारी करके उनकी हर एक एयरशिप्स को बिल्कुल डिस्ट्रॉय करना शुरू करते हैं और लॉर्ड गाजास को तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि एक टिंगू से बच्चे ने उसकी पूरी की पूरी एयरशिप को बिल्कुल तबाह करके रखा है। यहाँ तक कि वो तो एकदम बिल्कुल बावरा हो चुका था। और जब वो लोग वापस से जमीन पर उतरते हैं तो एडगर और उसकी आर्मी उन लोगों को अपनी मैजिकल स्पेल से खत्म करना शुरू करती है। और अब बारी थी फाइनली अर्नेस्ट की। अर्नेस्ट पहले तो अपने टर्बो का यूज करता है और उन लोगों पर मारना शुरू करता है। उसके पास इस बार लेजर की पावर थी और इस बार वो सभी के सभी लोग अपने रोबोटिक नाइट्स पर बारी बारी करके उन पर अटैक करना शुरू करते हैं। वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर प्रिंस भी आ चुका था। वो अपने गोल्डन ऑरा का यूज करता है और अब फाइनली उन दोनों के बीच महायुद्ध शुरू हो चुका था। पर इस बार उन लोगों पर अर्नेस्ट की आर्मी बिल्कुल भारी पड़ चुकी थी और लॉर्ड गाजास भी काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। वो बोलता है, बच्चे मैं तुझे एक दिन जरूर मसल के रख लूंगा। और जो क्रिस होता है यानी कि उन लोगों की आर्मी का बॉट, वो काफी ज्यादा खतरनाक होता है। पर तभी हम देखते हैं कि जो अर्नेस्ट होता है वो वहाँ पर आ चुका था और अब फाइनली जो क्रिस होता है वो पहली बार अर्नेस्ट से मिलता है। उन दोनों के बीच काफी तगड़ी सी लड़ाई होती है। पर लड़ाई के बीच में ही जब क्रिस हारने वाला था तो वो अर्नेस्ट पर टॉक नो जुत्सु का यूज करता है। वो बोलता है तुम मेरी टीम में आ सकते हो, पर अर्नेस्ट उसके मुंह पर ही थूक लेता है और उसके इस ऑफर को बिल्कुल मना कर देता है और बोलता है मैं तुझे खत्म करके रहूंगा। इस बात को सुनकर क्रिस एकदम बावला सा हो चुका था। वो सबसे पहले अपनी शिप को खुद मारता है और अपने आप को ही सैबोटाज कर लेता है, यानी कि अपनी जान अपने हाथों से खुद लेता है ताकि वो लोग इस बार अर्नेस्ट से बिल्कुल भी पिटकर ना आ जाए। उसके बाद हम देखते हैं कि उन लोगों ने फाइनली इस वॉर को बिल्कुल जीत लिया है। पर जैसे कि हमें पता ही है कि जो डीमन की आर्मी है वो हमेशा ही कुछ न कुछ तो नई चीजों को हमेशा ही पकाती रहती है। उन लोगों के पास अब एक ऐसा रोबोटिक नाइट आ चुका है जिसके अंदर की खुद ड्रैगन है, यानी कि वो तो काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। और वो लोग तो यहीं पर बिल्कुल भी नहीं रुकते। और वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो अर्नेस्ट का किंगडम होता है वो काफी ज्यादा खुश हो चुका था क्योंकि सभी को तो यही लग रहा था कि अब डीमन की आर्मी उन लोगों पर बिल्कुल भी अटैक करने नहीं वाली। पर तभी हम लोग देखते हैं कि अर्नेस्ट को एक नया एलिमेंट मिल चुका था जिसका नाम था इथराइट। और इथराइट का काम ये होता है कि वो माना खुद ब खुद बनाते रहता है, यानी कि माना कंजप्शन अब ज्यादा होते रहेगा और किसी का भी माना बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं होगा, यानी कि अब सभी के सभी रोबोटिक नाइट्स और भी ज्यादा अच्छे से अपना अपना काम कर पाएंगे। हम देखते हैं कि वहाँ पर डेविड और वो दूसरा बौना आ चुका था। उसके बाद वो लोग एक ऐसे रोबोटिक नाइट पर काम करना शुरू करते हैं जो कि इस पूरी की पूरी यूनिवर्स का सबसे खतरनाक रोबोटिक नाइट हो। पर जो कोई भी उसे यूज करने वाला है उसके पास भी काफी ज्यादा माना होना चाहिए। इसीलिए अर्नेस्ट ये डिसाइड करता है कि वो खुद ही इस पूरी की पूरी आर्मर को ट्राई करने वाला है। पर तभी हम देखते हैं कि डीमन किंग की आर्मी का रोबोट अब फाइनली बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। और इस बार जो उन्होंने रोबोट बनाया है वो काफी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इस बार उस रोबोट के पास कोई हार्ट नहीं है बल्कि वो तो खुद ही एक ड्रैगन है। वो बारी बारी करके अर्नेस्ट के रोबोट पर अटैक करना शुरू करता है। और कहीं ना कहीं जो लॉर्ड गाजास होता है वो एक जीनियस था क्योंकि अर्नेस्ट भी अपने मन में सोचता है कि ये तो काफी ज्यादा खतरनाक है, हम इसे कैसे लड़ पाएंगे। वहाँ पर वॉर जनरल भी था। अर्नेस्ट अकेले ही उसे खत्म करने के लिए वहाँ पर निकल चुका था। जो डीमन आर्मी का रोबोट था वो काफी खतरनाक था। उस पर बिल्कुल भी ना तो किसी मैजिक का यूज हो पा रहा था और ना ही तो किसी फिजिकल एट्रीब्यूट्स का। पर वो लोग फिर भी नहीं मानते। वो लोग तो बारी बारी करके अपनी फुल पोटेंशियल पर लड़ रहे थे। सबसे पहले वो लोग उन लोगों पर थंडरिंग स्फीयर का यूज करते हैं। वहाँ पर एडी और आर्की भी वहाँ पर आ चुके थे पर फिर भी उन लोगों के रोबोटिक नाइट्स को कुछ भी नहीं होता।